हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग मैथ सॉल्यूशन पे। और आज के इस वीडियो में लैग्रांज लीनियर इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। आज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड क्लास है। ओके, जिसमें कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। देन फिर इनका ही मेथड है लैग्रांज लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो चलिए पहले लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उनको डिफाइन करते हैं। आपको मैंने पहले क्लास में बता दिया था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस उसको बोला जाता है जिनका डेरिवेटिव एक या एक से अधिक बार किया जाता है। ठीक है, वन और मोर टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव किया जाता है। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक या एक से ज्यादा बार डेरिवेटिव किया जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव किया जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन है ना, तो उनको क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब लीनियर क्या होता है, तो वैसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनका ऑर्डर कितना हो, वन का हो, ऑर्डर कितना का हो, वन का हो, और साथ साथ डिग्री भी कितना का हो, वन का, तो उनको क्या बोलेंगे, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो लैग्रांज लीनियर इक्वेशंस इनका ही मेथड है। ठीक है, ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है जिनको क्या बोलते हैं, लैग्रांज लीनियर इक्वेशंस। तो कैसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होगा वो देखते हैं। तो एक गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म कैसा फॉर्म होगा, जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किस टाइप का हो, कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इक्वल टू R। जब आपका फॉर्म गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म इस टाइप का हो, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल R, तो क्या बोलेंगे इनको, इनको बोलेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, और P क्या है, Q क्या है, R क्या है, तो P Q R क्या है आपका, वेयर ये फंक्शन ऑफ x y और z है। ठीक है, x y और z का फंक्शन होगा, वेयर P Q एंड R आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, ये जो एक्स वाई जेड है ये फॉर्म होगा इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इसका क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर का ही होगा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखिएगा, एक्स वाई जेड का जो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, और ये क्या होगा, एक लीनियर होगा, फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, तो ये जो होगा आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा जिसका फॉर्म ऑफ पार्शियल है ना, क्या बोल रहे हैं, ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का आपके पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो इन्हीं को क्या बोलेंगे, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल, इन्हीं को क्या बोला जाता है, लैग्रांज लीनियर इक्वेशंस बोला जाता है। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, लैग्रांज लीनियर इक्वेशंस। जब आपका गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैसा हो, कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इक्वल टू R के फॉर्म में हो, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं कौन सा मेथड, लैग्रांज लीनियर मेथड या फिर लैग्रांज मेथड भी बोला जाता है। और ये P Q R क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये कैसा इक्वेशन है, कैसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, लीनियर लैग्रांज इक्वेशंस या फिर लैग्रांज लीनियर इक्वेशंस, लैग्रांज मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये है जब आपका फॉर्म इस टाइप का हो। ठीक है, जब आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, इनका सोल्यूशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या देखते हैं, इनका जो होता है आपका सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले ये लिखेंगे, पहले तो ये गिवन लिख लेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। ठीक है, देन फिर करेंगे, इनका एक एक्सिलरी इक्वेशन होता है। ठीक है, द एक्सिलरी इक्वेशन देखिए, ये कैपिटल P Q R क्या है, फंक्शन बता दिया, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होगा। और ये स्मॉल p स्मॉल q के बारे में मैं बता चुका हूं पहले क्लास में। ठीक है, स्मॉल p को क्या बोले थे, देखिए
स्मॉल पी को कैपिटल जेड अपॉन कैपिटल एक्स के फॉर्म में होगा, फिर कैपिटल क्यू यहाँ पे पर्टिकुलर मैंने बताया यहाँ पे इसके फॉर्म में होगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये मत देखिए, ये जो ऑर्डर का ही है, ये जो आपका ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि स्मॉल पी इक्वल टू कैपिटल जेड अपॉन कैपिटल क्या है स्मॉल एक्स कैपिटल जेड अपॉन कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये है सिंपल सा, मैंने बताया था पहले क्लास में, है ना। स्मॉल पी क्या है ये बता दिया, कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर। तो ये स्मॉल पी क्या है ये सब, तो ये क्या है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये पार्शियल डेरिवेटिव किया गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई फंक्शन होगा जेड का, जेड कोई फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का फॉर्म में, ठीक है। जेड क्या है इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और इसका जेड का जो फंक्शन होगा एक्स वाई समथिंग करके वो क्या होगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक, सॉरी इंडिपेंडेंट होगा। ये क्या है, ये डिपेंडेंट है, और ये जिसका फंक्शन होगा ये एक्स वाई के फॉर्म में वो क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा, पी क्यू और आर क्या होता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। और स्मॉल पी और स्मॉल क्यू क्या है, इसका एक कोई फंक्शन जेड होगा जिसको पार्शियल डेरिवेटिव किया गया है, पार्शियल डिफरेंशिएट किया हुआ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक है। मैंने 5 टोटल बताया था, स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल टी के बारे में, ठीक है। तो अब क्या है, अब देखिए इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे आप। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशंस, क्या लिखेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर। लिखने के बाद क्या लिखेंगे, देखिए dx अपॉन कैपिटल P dy अपॉन कैपिटल Q इक्वल टू dz अपॉन r। ये आपके पास एक इक्वेशन होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन का, ठीक है। और इनके हेल्प से आपको फाइंड करना पड़ेगा इनका सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, ये तो है आपके पास सिंपल, ये इक्वेशन आ गया ऑक्सिलरी इक्वेशंस। अब इसके फॉर्म में इनको क्या लिखना है, dx अपॉन कैपिटल P dy अपॉन कैपिटल Q dz अपॉन कैपिटल R। अब इनके इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको जो फाइनल आंसर जो मिलने वाला है, किन्हीं दो को इक्वेट करेंगे। देखिए इनका आपको जो आंसर के फॉर्म में इसके फॉर्म में लिखना होगा, f ऑफ u v इक्वल टू 0, ये फाइनली आपका आंसर होता है। अब ये आंसर कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपके पास 3 टाइप का है, dx p के फॉर्म में dy अपॉन dq, और ये इस तरह से इक्वेट किया गया है इक्वेशंस को, ठीक है। तो किसी दो को आप क्या कर सकते हैं, इनके मेथड्स होते हैं, मैं बताऊंगा वर्किंग मेथड क्या है। वर्किंग मेथड में 2 टाइप्स के, ये जो u और v कहाँ से आ रहा है, आपको बारी बारी से, जैसे इनको आप क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, और यहां से क्या करेंगे आप एक कांस्टेंट के रूप में, जब इनको क्या करेंगे x और y का सॉल्यूशन कांस्टेंट के टर्म में इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो यहां से एक पहला एक्स वाई के फॉर्म में निकल जाएगा, फिर दूसरा को इक्वेट कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, देखिए किसी दो पार्ट को क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, ठीक है। dx अपॉन पी dy अपॉन क्यू को इक्वेट करके एक पार्ट u लीजिएगा, u इक्वल टू c1 हो जाएगा, c1 कांस्टेंट के फॉर्म में आएगा, ठीक है। जितनी वेरिएबल होगा लेफ्ट साइड लाइएगा, तो u इक्वल टू c1 निकल जाएगा। दूसरा ये भी ले सकते हैं, देखिए पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। तो किसी दो पार्ट को आपको लेकर के उनको क्या करना है, प्रोसेस करके बाद सॉल्यूशन करने के बाद एक फॉर्म आएगा u इक्वल टू c1, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, हो सकता है सेकेंड और थर्ड ले सकते हैं, या फिर फर्स्ट या थर्ड ले सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी कोई भी आपके ऊपर है, सेकेंड एंड थर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें तो सेकेंड एंड थर्ड लेकर के आप देखिए, पहला फर्स्ट और सेकेंड लेकर के एक इक्वेशन लाइए, और दूसरा जो होगा आपका सेकेंड और थर्ड से भी ला सकते हैं। तो ये कांस्टेंट v के टर्म में आपको एक आएगा। अब इन्होंने क्या करा, एक फंक्शंस के रूप में क्या करेंगे, ब्रैकेट में u इंटू वी इक्वल टू 0, ये आपका फाइनल इक्वेशन, फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। यही रिक्वायर्ड आपका आंसर होगा। तो अब ये जो है इस चीज को डायरेक्ट, कभी कभी क्या होता है, तो ठीक है अगर ये x का फंक्शन p जो है x का फंक्शन होगा या फिर y का फंक्शन है, देखिए इसमें dx के नीचे अगर xy का अगर फंक्शन है, तो क्या कर सकते हैं, ये भी क्या है xy का फंक्शन रहेगा। तो क्या हो सकता है, इजिली फाइंड कर लेंगे u इक्वल टू c1, बट मान लीजिए dx का कोफिशिएंट z है और इसमें अगर z नहीं होगा, तो फिर इनको इक्वेट कर सकते हैं क्या,
तो नहीं, फिर इनको फिर आप करने की कोशिश करें। अगर इसमें भी नहीं, अगर मान लीजिए y आ जाएगा इसमें या इसमें, तो फिर आप इक्वेट नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए एक वर्किंग रूल होता है, दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। क्या है उसमें, एक होता है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, उस केस में आता है आपके पास, ये तो मैंने जो ये मेथड बताया इनको बोलते हैं मेथड ऑफ ग्रुपिंग, ठीक है। तो दो मेथड से टोटल, ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए, लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वो मेथड्स देखते हैं। ओके, तो इनको लिख लिया आप, सिंपल है ये, इसके फॉर्म में आपको आंसर ये आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होता है, यही आंसर होता है फाइनल। सेकेंड से थर्ड स्टेप में आपको आंसर ही आ जाता है। देखिए पहला तो आप लिख लीजिएगा ये, सेकेंड में एक्सिलरी इक्वेशन लिख लीजिएगा। इसका जो स्मॉल p का कोफिशिएंट होगा एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है, ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है, ये एक्स वाई जेड का फंक्शन इजिली दिख जाएगा आपको जब क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। जब देखेंगे तो डायरेक्ट आपको दिख जाएगा कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ये स्मॉल p है, स्मॉल q है और ये कैपिटल r है। तो p q और r फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इन्हीं को बोलते हैं लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद इनको डायरेक्ट लिखने के बाद किसी दो इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे आप, है ना। फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट को एक बार ले लीजिएगा, एक बार सेकेंड थर्ड को ले लीजिएगा, है ना, या फिर फर्स्ट और थर्ड को ले सकते हैं। तो आपसे इनसे दो पार्ट्स मिलेगा, एक u इक्वल टू c1 कॉन्स्टेंट है, v क्या है, किसी का u क्या है, देखिए ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ये क्या v क्या हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो सकता है, ठीक है, कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है। तो आप इनको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इनके मेथड्स पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए रफ करते हैं। देखिए अब मेथड देखते हैं। मेथड में मैंने क्या बताया, एक तो है मेथड ऑफ ग्रुपिंग, जो मैंने नीचे अभी बताया था। मेथड ऑफ ग्रुपिंग में, मेथड ऑफ ग्रुपिंग में सिंपल आपके पास कैसा फॉर्म रहेगा, जब आपके पास कैपिटल P स्मॉल q प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल R, जब इसके फॉर्म में आपके पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, ठीक है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो इनको सबसे पहले इक्वेशन 1 लेट करें, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, द एक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। एक्सिलरी इक्वेशंस क्या मिलेगा, dx अपॉन कैपिटल P इक्वल टू, ये तो पहले ही मिल जाएगा आपको, ये मेथड्स में ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मेथड्स ही बताना था डायरेक्ट, dx अपॉन dy, ये कैपिटल P स्मॉल कैपिटल Q dz इक्वल टू कैपिटल R। ये तो आपको पहले मेथड से आपको एक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे। अब मेथड ऑफ ग्रुपिंग ये बोलता है कि आप किसी दो पार्ट को, एक सेकेंड थर्ड और सेकेंड हो सकता है, दो पार्ट लीजिए, दो पार्ट, किसी दो पार्ट को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला ले सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड को ले लीजिएगा, तो एक सॉल्यूशन मिलेगा u इक्वल टू c1 के फॉर्म में, ठीक है। तो दूसरा ले सकते हैं सेकेंड एंड थर्ड लेकर के एक दूसरा आंसर ले सकते हैं v इक्वल टू c2, और जो आपका फाइनल आंसर होगा वो क्या है, f ऑफ u इंटू v इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पहला पार्ट तो निकल सकता है, पहला पार्ट निकल जाएगा, सेकेंड पार्ट तो डायरेक्ट इनको इक्वेट नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होगा, तो एक जो आपके पास दूसरा मेथड होता है, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, ठीक है। ये तो सिंपल मैं उसमें ही बताया था, ठीक है। अब देखते हैं मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, ठीक, देखिए मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, मेथड ऑफ क्या है, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स किनका मेथड है, यही लैग्रांज लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जब आपका इक्वेशंस कैसा हो, ये तो बिल्कुल यही रहेगा, सेम ही रहेगा, कैपिटल Q स्मॉल q प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल R। आपके पास एक रहेगा
एक्सिलरी इक्वेशन इनका लिख लीजिएगा, क्या रहेगा एक्सिलरी इक्वेशंस, dx अपॉन द एक्सिलरी इक्वेशंस आर, क्या लिखेंगे, dx अपॉन कैपिटल P dy अपॉन कैपिटल Q dz अपॉन कैपिटल R, ये आपके पास हो जाएगा। अब तो इसमें क्या होने वाला है, कोई पार्ट हो सकता है कि पहला पार्ट सॉल्व कर दें मेथड ऑफ ग्रुपिंग से, बट सेकेंड पार्ट नहीं होगा, आप किसी दो इक्वेशंस को आप इक्वेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें आता है मल्टीप्लायर्स रूल लगता है, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा कि इनके कोफिशिएंट में देखिए पी क्यू आर क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। तो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स ये बोलता है कि आप पी क्यू और आर के कोफिशिएंट में कुछ ऐसा कोई वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो। देखिए ये पी क्यू और आर को एक मल्टीप्लायर्स मान लो कि एल एम एन को पी क्यू और आर को आर में ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए वैसा नंबर, ये एल एम एन क्या है, ये आपका कांस्टेंट हमेशा नहीं होता, ये वेरिएबल भी हो सकता है, एक्स के फॉर्म में, वाई के फॉर्म में, जेड के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इसका ऐसा मल्टीप्लायर लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए ताकि आपका क्या हो कि देखिए यहां से आप कंडीशन बन जाए एल डी एक्स प्लस एम डी वाई, ठीक है, प्लस एन डी जेड अपॉन ये है एल पी प्लस एम क्यू, समझ में आ जाएगा। फिर देखिए फिर क्या है एन आर, इसको लेने के बाद आप इस तरह से ले इनको कि ये जो है आपका ये वाला टर्म 0 हो जाए, ठीक है। ये क्या है एल एम एन, ऐसा लेना है आपको, इससे इस वाले पार्ट में एल से मल्टीप्लाई करें और सबको क्या करेंगे ऐड करने के बाद इससे एम में मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें एन से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, एल से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें भी एम से, इसमें भी एन से, जो ऊपर नीचे भी सेम ही चीज से मल्टीप्लाई करना होगा ना, जैसे ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया एल से तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर ही मल्टीप्लाई नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। तो अब इस चीज को फिर तीनों को ऐड करके अपॉन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए अगर ये कांस्टेंट है, ये अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट के है, तो ये भी जब ऐड कीजिएगा इसको तो ये भी कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। ये कैसे लिखा, देखिए इनको ऐसा लिखना है ताकि ये वाला जो पार्ट है, जब आपका ये पार्ट एल पी प्लस स्मॉल एम कैपिटल क्यू प्लस एन आर, जब ये 0 हो जाएगा, ऐसा लेना है एल एम एन कि ये 0 हो जाए, ठीक है। जब ये 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट जब राइट साइड जाएगा, राइट साइड, तो के से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, देन क्या हो जाएगा एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। बताइए एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा जब ये पार्ट एल वाला ऐसा पार्ट लेना है, एल ऐसा लेना है, एम ऐसा लेना है, एन ऐसा लेना है कि तीनों को ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाए, ठीक है। ये है किसका कोफिशिएंट एल एम एन, ये इसका कोफिशिएंट है, ये एक मल्टीप्लायर्स है, इसलिए इनको मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स बोलते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, ये वेरिएबल हो सकता है, ये कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये पी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। एलिमेंट क्या है, एक मल्टीप्लायर्स है जो कांस्टेंट हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इनको कैसे लिख सकता हूँ, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर इक्वल टू एक कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट ही होगा। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी इस वाली इक्वेशन से इसको इससे इक्वेट कर सकते हो, इसको इससे इक्वेट कर सकते हो, इसको इससे इक्वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब आपके पास जब ये इक्वल टू जब ये हो गया 0,
जब ये कंडीशन आपके पास एल एम एन ऐसा लेना है कि ये जब 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा, जब राइट हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। और सिंपल क्या करेंगे, इनके यहां से एक इक्वेशंस मिल जाएगा आपका, एक सॉल्यूशन मिल जाएगा जब आप यहां से इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो यहां से एक सॉल्यूशन मिल जाएगा आपके पास, u मिल जाएगा। ठीक है, एक यहां से u मिलेगा, u इक्वल टू C1 निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से और भी मल्टीप्लायर्स लगा सकते हैं एलिमेंट के जगह पे। देखिए अब ये बताइए कि सर ये आप ऐड करके डायरेक्ट ये वाला टर्म क्यों लिख दिए, जब इसको ऐड किए हैं, इसको ऐड करके तीनों को ऐड कर रहे हैं, तो इनको मैं इनके इक्वल, इनके ये कैसे हो सकता है, ये तो मान लिए कि dx अपॉन पी है इक्वल टू dy अपॉन क्यू है, dz अपॉन क्यू है। जब तीनों को ऐड कर देंगे अपॉन में ये भी ऐड कर देंगे तो क्या ये दोनों इक्वल होगा क्या? आप पूछ सकते हैं कि ये क्या ये इक्वल हो सकता है क्या? तो देखिए बिल्कुल होगा। ठीक है, आप पहले इनको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए इनको मैं रफ कर रहा हूं। देखिए ये चीज कैसे लिखें, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, भले ही क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए बट इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप सीख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बार बार लोग यही पूछते हैं कि सर ये इस चीज को कैसे लिख रहे हैं आप। ठीक है, डायरेक्ट ये कांस्टेंट है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे कांस्टेंट मैंने लेट किया है ना, अगर तीनों चीज क्या इक्वल है तो कोई एक किसी के इक्वल हो सकता है। देखिए जब dx इक्वल टू dy अपॉन क्यू है यहाँ पे, और ये dz अपॉन r है अपॉन p, मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट लेट किया। कांस्टेंट मैंने बोल दिया ना यहाँ से, देखिए एक कांस्टेंट लेट कर लिया। जब आप देखिए इनको इससे रिलेट कीजिएगा तो क्या बनेगा, देखिए dx इक्वल टू होगा, dx इक्वल टू के पी होगा कि नहीं। वैसे ही क्या कर सकते हैं, जब इसको आप इससे रिलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, dy इक्वल टू के क्यू होगा। समझ रहे हैं? चलिए वैसे ही इनको क्या करेंगे, इनसे रिलेट कीजिएगा तो dz इक्वल टू मिलेगा आपको के आर, मिला कि नहीं। ठीक है, जब आपके पास dx मिल गया, kp मिल गया और dy इक्वल टू इतना मिल गया, ठीक है, इतना मिल गया। अब ये बताइए अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे l लिखता, देखिए अगर मैं सिंपल अगर यहाँ पे l लिखते हैं, अगर मैं यहाँ पे l लिखते तो यहाँ भी l लिखता, यहाँ भी l लिखते, यहाँ भी l लिखते। सुनिए l है, वहां पे m लिखा था ना मैंने, तो यहाँ पे m लिख सकते हैं, यहाँ पे m लिख सकते हैं, यहाँ पे n लिख सकते हैं, यहाँ पे n लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब ये l चला गया, एक कांस्टेंट है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा l p आएगा। ठीक है, वैसे ही ये क्या पे आ जाएगा m, और यहाँ पे n आएगा, और dz का कोफिशिएंट क्या है, n है, और dy का कोफिशिएंट क्या है, m है, और dx का कोफिशिएंट क्या है, l है। अब बताइए जब तीनों को ऐड कीजिएगा, तीनों इक्वेशंस को, पहला इक्वेशंस, दूसरा इक्वेशंस और तीसरा इक्वेशंस, तो ये बताइए क्या आ जाएगा, देखिए एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड, ठीक है, इक्वल टू आएगा। देखिए यहां से ये के कॉमन ले सब में, के कॉमन ले लिया, कॉमन क्या आ गया, देखिए एल पी प्लस एम क्यू बचेगा, और ये एन आर बचेगा, इक्वल टू हो गया। अब इस चीज को लेफ्ट साइड लाइएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। देखिए एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एम डी जेड अपॉन के एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर इक्वल टू क्या मिल गया, कांस्टेंट। वही ना लिखे थे, देखिए इसके इक्वल वही चीज है यहाँ पे, देखिए इसको इक्वेट कर सकते हैं आप, इसको इससे इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज देखिए, जब ये कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये किसके इक्वल है, dx अपॉन पी के इक्वल dy अपॉन
क्यू के इक्वल टू डी जेड अपॉन आर के इक्वल। ठीक है, यही तो है ना। ये वाला इसको लिख सकते हैं, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, जब ये के है तो ये भी के इक्वल ही है, तो इस इक्वेशंस को आप इससे इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है क्या है, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स में एल के जगह पे क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है। ठीक है, एक्स हो सकता है, एम की जगह पे वाई हो सकता है, एन की जगह पे जेड हो सकता है, 1 हो सकता है। तो अब देखते हैं मल्टीप्लायर्स क्या क्या हो सकता है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, C1 निकल गया, तो दूसरा पार्ट किसी और दूसरा, ये पहला मल्टीप्लायर्स है आपका एल की जगह पे, अभी एलिमेंट तो मैंने एक सिंपल लिया है, इसकी जगह पे एक्स वाई जेड लीजिएगा। ठीक है, एलिमेंट नहीं लेना है, एक एलिमेंट क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं दूसरा मल्टीप्लायर्स दिखा रहा हूँ। मल्टीप्लायर्स ये तो सिंपल में स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, अब मल्टीप्लायर्स में क्या क्या ले सकते हैं उनको बताने वाला हूँ। चलिए देखिए, देखिए अब क्या इसके जगह पे क्या क्या आप इक्वेट कर सकते हैं मैं बता रहा हूं। इसको पहले सिंपल तो ये लिख सकते हैं, dx अपॉन पी है, dx अपॉन पी, फिर क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन क्यू dz अपॉन आर। ठीक है, अब इसको इसके हेल्प से आप क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर ये कांस्टेंट है तो इसके ही हेल्प से सारा चीज लिखने वाला हूं। ठीक है, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए dx माइनस dy, इसको सिर्फ क्या करेंगे, p माइनस क्यू लिख सकता हूं, इक्वल टू अब dy माइनस dz अपॉन q माइनस r लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं dz माइनस dx अपॉन r माइनस p। तो इनको इस चीज से रिलेट कर सकते हैं, किसी से भी रिलेट कर सकते हैं, कुछ ऐसा पार्ट लाइए ताकि इनको इजिली वे में सॉल्व कर सके। इसको इसलिए तो कर रहा हूं ताकि किसी भी से क्या करें, किसी भी इक्वेशन से, किसी भी पार्ट से आपको क्या हो जाए, एक दूसरा क्या हो, सॉल्यूशन फाइंड हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। ओके, अब ये तो ये हो गया, इसके जगह प्लस भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस भी ले सकते हैं, यहाँ भी प्लस लेना पड़ेगा, यहाँ भी प्लस, सेकेंड केस बता रहा हूँ, यहाँ पे भी प्लस ले सकते हैं, यहाँ प्लस यहाँ प्लस। ठीक है, ये तो लिख लिए। अब दूसरा हो सकता है इसके जगह पे, ये तो एक कांस्टेंट है, तो ये भी क्या होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। अब ये कांस्टेंट होगा तो तीनों को ऐड करके भी लिख सकते हैं। देखिए dx प्लस dy प्लस dz अपॉन सिंपल p प्लस q प्लस r, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, इसको इससे भी इक्वेट कर सकते हैं, इसको इससे भी इक्वेट कर सकते हैं, इसको इससे भी इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ ग्रुपिंग की तरह किसी से भी इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लायर्स क्या यूज किया है, ये जो है आपका कांस्टेंट, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब l के जगह पे 1 है, m की जगह पे n है, और n की जगह पे क्या है, 1 है, तो 1 1 1, तो ये l की जगह पे क्या क्या आ गया, मल्टीप्लायर्स 1 1। अब मल्टीप्लायर्स देखते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल आप समझ गए, तो इनको ऐसे भी आप इक्वेट कर सकते हैं। इसके फॉर्म में बहुत सारे कंडीशन हो सकता है, अगर आप माइनस यूज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कीजिए, माइनस कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कुछ भी कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर ये आप ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट अगर 0 मिलता है आपको इससे करने से, तो डायरेक्ट राइट साइड ले जाइएगा, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0, और इसका इक्वेशन इसको इजिली इक्वेट कर लें। ठीक है, जब भी तीनों पार्ट को ऐड करना हो तो ये ध्यान रखें। ठीक है, अब मल्टीप्लायर्स लिखता हूं, मल्टीप्लायर्स में क्या क्या हो सकता है। सिंपल, अब मल्टीप्लायर्स में क्या क्या हो सकता है, मल्टीप्लायर्स, अब मल्टीप्लायर्स में क्या क्या हो सकता है, मैंने सिंपल क्या डिफाइन किया था, L M N। ठीक है, इसका कंडीशन ही बता दिया था आपको। अब देखिए LM की जगह पे आप क्या मल्टीप्लायर्स लिख सकते हैं, 1 लीजिएगा, 1 1 ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है, जब ये 1 1 लीजिएगा तो ये कंडीशन बनेगा। ठीक है, dx प्लस dy प्लस dz अपॉन p प्लस q प्लस r इक्वल टू
जीरो बन जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लायर्स क्यों लेते हैं, क्योंकि जो नीचे वाला पार्ट को ऐसा मल्टीप्लायर लीजिए, ऐसा मल्टीप्लायर लीजिए कि नीचे वाला पार्ट क्या हो, जीरो हो। ठीक है, ऐसा जब इक्वेट कर देंगे इसको तो जीरो हो, ताकि एक पार्ट आपको सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, मल्टीप्लायर्स, दूसरा मल्टीप्लायर्स लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड लिख सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लायर्स ले सकते हैं। अब हो सकता है कि आप क्या पता कुछ कैलकुलेशन ऐसा आ जाए कि 1/x भी ले सकते हैं, 1/y भी लिख सकते हैं, 1/z भी मल्टीप्लायर्स लिख सकते हैं। इनको जीरो करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े आप कर दीजिए, बट जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लायर्स में एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको ये करें कीजिएगा जरूर, बट इस कैलकुलेशन को जीरो इक्वेट होता हो तभी आप इनको मल्टीप्लायर्स, ये मल्टीप्लायर्स यूज कीजिए। ठीक है, इनके जगह पे 1/x स्क्वायर भी कर सकते हैं, 1/x स्क्वायर, 1/y स्क्वायर, 1/z स्क्वायर। ठीक है, जब आप ये कीजिएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, इसके अकॉर्डिंग तो ये वाला पार्ट है। जब एक्स वाई लीजिएगा तो क्या बनेगा कंडीशन, इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसके अकॉर्डिंग बनेगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस प्लस क्या बनेगा जेड डी वाई। ठीक है, और जब एक्स वाई जेड लिए ही है तो नीचे वाला जो पार्ट है क्या है, देखिए पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी वाई, ये इस वाला को जीरो पुट कर दिया, ऐसा लेना है आपको ये वाला मल्टीप्लाई, ये एक्स लिए है ना, तो ये देखिए एक्स इसको ऐसा नहीं लिखिए, ये हो जाएगा आपका पी एक्स प्लस वाई क्यू प्लस प्लस क्या लिखेंगे जेड आर। ठीक है, यही लिखेंगे जेड आर। तो ये वाला पार्ट जब जीरो हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा जीरो, अगर ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा। तो इनको इंटीग्रेट कर देंगे तो आप इनको इजीली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जब इनको 1/x लिखेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए एक सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन मिलेगा। अब इनको जब 1/x 1/y 1/z क्यों ले रहे हैं, इस वाले पार्ट को जीरो, इस वाले पार्ट को जीरो करने के लिए ये वाला पार्ट मिलेगा। तो सिंपल जब ये करेंगे तो सिर्फ आपको कौन सा पार्ट मिलेगा, ऐसा मिलेगा 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस z dy इक्वल टू जीरो मिलेगा। ठीक है, सिंपल नीचे वाला पार्ट जीरो हो गया, वो कैलकुलेशन। इनके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस जेड स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो। सिंपल आपके पास देखिए जब 1/x है तो log x हो जाएगा, log y हो जाएगा, log z हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू एक log से कांस्टेंट लीजिएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू एक कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है जब इंटीग्रेट कर जाएगा तो एक्स क्यू बाई 3 प्लस वाई क्यू बाई 3 प्लस जेड क्यू बाई 3 वाई इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लीजिएगा सी, और 3 को उस तरफ एक नया कांस्टेंट सी लीजिएगा, तो ये सेकंड पार्ट हो सकता है। ठीक है, अब जब इसको लीजिएगा 1/x स्क्वायर 1/y स्क्वायर, तो क्या कीजिएगा x के पावर -2 आ जाएगा ऊपर dx प्लस x के पावर y के पावर -2 आ जाएगा dy और प्लस z के पावर -2 आ जाएगा dy इक्वल टू जीरो। दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। ठीक है, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से x के पावर n के फॉर्म में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन होता है तो प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा 1/x 1/y प्लस 1/z मिल जाएगा। ठीक है, एक कांस्टेंट ले लीजिएगा c। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका इंटीग्रेट करके इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यही मल्टीप्लायर्स। ठीक है, कितने मल्टीप्लायर्स बता दिए आपको, ये 1/1 हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, 1/x हो सकता है, 1/y 1/z। ठीक है, ये एलिमेंट की जगह पे कंडीशन जो बताए थे स्टार्टिंग में एल डी एक्स एम डी वाई इक्वल प्लस एन डी क्या बताए थे एन डी वाई अपॉन यहाँ पे क्या लिखे एल पी एम क्यू और यहाँ पे एन आर, ये वाला कंडीशंस क्या होना चाहिए जीरो। आप मल्टीप्लायर्स लेंगे तो समझ में आया। तो यही दो मेथड्स होते हैं लैग्रांजियन मेथड्स। क्या है, एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्म जब आपका कैसा हो,
कैपिटल P इंटू स्मॉल क्यू, कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल R। जब आपका फॉर्म इस तरह का फॉर्म होगा तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है, सिंपल। देन ऑक्सिलरी इक्वेशंस के बाद अगर आपको सॉल्यूशंस फाइंड करना हो, दो पार्ट्स निकालने हैं, दो सॉल्यूशंस करने हैं, तो आप दो मेथड्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मेथड ऑफ ग्रुपिंग से या फिर मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। अगर मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स से हो जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है, सिंपल बन जाएगा। बट अगर वहां से सॉल्यूशन नहीं मिले, हो सकता है वहां से एक सॉल्यूशन मिल सकता है और दूसरा ना मिले, तो दूसरा करने के लिए, दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स का यूज कीजिएगा। कुछ ऐसा कोएफिशिएंट कर दे ताकि नीचे वाला पार्ट 0 हो जाए, ठीक है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये चीजें क्या होगी और क्लियर होगा, ठीक है। तो अब तो क्लास तो काफी देर हो गई, ठीक है। तो क्लास अब क्या करेंगे, क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और वैसे वो एक दो क्वेश्चंस को लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं, या फिर नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चन कर लेंगे इसका, ठीक है, लैग्रांजियन मेथड का, लैग्रांजियन लीनियर इक्वेशंस का। ओके, चलिए ठीक है। आप फ्रेंड्स से शेयर कीजिए इस वाले वीडियो को, पसंद आया हो लाइक कीजिए, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। टेक केयर, बाय बाय।